गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने अभी पेपर में पढ़ा होगा कि अब आप लोगों का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उसमें टिक करना होगा। तो हमने ये सोचा कि आपको कोई भी ऐसा टॉपिक न हो जहाँ पे ऐसा लगे आपको कि आपका छूट गया हो, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात आती है, समग्र बुक पूरे आपके पेपर के पूरे टॉपिक को लेते हैं। जैसे आपका पेपर है विकलांगता, अक्षम बालक, तो अक्षम बालक में शारीरिक विकलांग, मानसिक विकलांग, बौद्धिक विकलांग, श्रवण विकलांग, सांवेगिक विकलांग, हैंडीकैप्ड, आर्थोपेडिक, विरूपित, अपवंचित, बाल अपराधी, अधिगम निर्योग्य बालक, वाणी विकलांग बालक, सभी विकलांगता के अंतर्गत जो भी विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं वो सभी आएंगे। ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिसका अध्ययन हम लोगों ने बहुत छोटे रूप में किया था। क्यों? क्योंकि एक पार्ट उसमें बहुत छोटा सा आपके सिलेबस में पूछा था, बहुत लॉन्ग नहीं पूछा था। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव आता है तो हर प्रत्येक बिंदु पे ध्यान जाना चाहिए। निर्योग्यता, अक्षमता है तो वो किन किन क्षेत्रों से अपंग है, अक्षम है। डिसेबल्ड चिल्ड्रन का मतलब हर एक क्षेत्र, इसके हर एक क्षेत्र को हम छुएंगे। इसमें आज हम आपको सभी क्षेत्रों के विषय में ज्ञान करा चुके हैं। जो मुझे लगा कि इसके विषय में भी आपको पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, कि आपके क्वेश्चन अगर पूछे तो आपके दिमाग में ये बात आए कि नहीं, ये चीज़ पढ़ा दी गई थी और इसको एकदम अच्छे से तैयारी में रहिए। आप पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। पेपर कहीं से भी पूछेगा, आपके नोट्स और आपके बुक से, आपके सिलेबस के बाहर से नहीं जाएगा पेपर, लेकिन उसकी पूर्णतः तैयारी आपकी होनी चाहिए। आज हम जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इस टॉपिक का शीर्षक है बच्चों, अधिगम निर्योग्य बालक। अधिगम निर्योग्य बालक। अधिगम निर्योग्य बालक का अर्थ स्पष्ट करने से पहले हम आप लोगों को निर्योग्यता का अर्थ बताना चाहते हैं कि निर्योग्यता है क्या। तो निर्योग्यता का अर्थ समझना अत्यंत आवश्यक है। निर्योग्यता के लिए अंग्रेजी भाषा में डिसएबिलिटी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है योग्यता का अभाव या अशक्तता। चैम्बर शब्दकोश के अनुसार यह एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति का शारीरिक और अथवा मानसिक अशक्तता, जिसके प्रशिक्षण स्वरूप एक व्यक्ति को सामाजिक, व्यवसायिक या अन्य क्रियाओं की, जिसके प्रशिक्षण स्वरूप एक व्यक्ति की सामाजिक, व्यवसायिक या अन्य क्रियाओं की आंशिक या पूर्ण योग्यता समाप्त हो जाती है।
तो योग्यता का न होना निर्योग्यता के अर्थ में आता है। अधिगम, अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अधिगम क्या है। पहले भी आपने पढ़ा होगा, आज फिर से हम आपको बता रहे हैं। अधिगम बच्चों एक व्यापक शब्द है और मनुष्य एक अधिगमशाली प्राणी है और अधिगम प्रक्रिया उसके जन्म से ही नहीं बल्कि माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि अपने इतिहासों के द्वारा आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि महाभारत में वीर अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान प्राप्त किया था। यह अधिगम का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है और अधिगम बच्चों जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, अपने कार्यों के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा, नित्य क्रियाओं के द्वारा। प्रारंभिक अवस्था में शिशु बिल्कुल असहाय और पराश्रित होता है, किंतु धीरे धीरे वह अपने को वातावरण के अनुकूल समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस समायोजन में जिस क्रिया से वह अनुभवों से अधिक लाभ उठाने की चेष्टा करता है, उसी को मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम कहा। और अधिगम जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित होती है। व्यक्ति जन्मजात प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जो भी क्रियाएं करता है वह अपनी परिस्थितियों से समायोजन स्थापित करने के लिए होती है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है और मानसिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति व्यवहारों के द्वारा होती है और मानव व्यवहार अनुभवों के आधार पर परिवर्तित और परिमार्जित होती रहती है। अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों दो तत्व निहित हैं: परिपक्वता और पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता। जैसे यदि किसी बालक के सामने एक जलती अंगीठी रखी जाती है तो वह जिज्ञासावश छूता है और छूते ही उसका हाथ जल जाता है। और जब उसका हाथ जल जाता है इसलिए वह बहुत तेजी से हाथ हटाता है और फिर कभी उसके पास नहीं जाता है, क्योंकि उसने अपने अनुभव से सीख लिया कि आग उसे जला देगी। इसी प्रकार बच्चों अधिगम पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है और इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि अधिगम ही शिक्षा है। अधिगम और शिक्षा एक ही क्रिया की ओर संकेत करते हैं। दोनों क्रियाएं जीवन में सदा और सर्वत्र चलती रहती हैं, लेकिन जिन बालकों में इसकी क्षमता नहीं होती है वह इन अनुभवों के द्वारा भी सीख नहीं पाते हैं। अधिगम जो है, अधिगम निर्योग्य बालक, उनको इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वे बालक किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को समझने में असमर्थ होते हैं, बोलने में असमर्थ होते हैं, लिखने में असमर्थ होते हैं, पढ़ने में असमर्थ होते हैं।
तो उनकी शैक्षिक क्रिया बिल्कुल न्यून होती है, क्योंकि उनके अंदर अधिगम की क्षमता नहीं होती है। जो अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है और जो जीवन पर्यंत चलने वाली है, जो अनुभवों के द्वारा सीखती है। लेकिन यही अनुभव और योग्यता जिन बच्चों में नहीं पाई जाती है, तो वे अधिगम निर्योग्य बालक कहे जाते हैं। हमने आपको निर्योग्यता के विषय में बताया और अधिगम क्या है। और अगर ये दोनों, निर्योग्यता यानी कि असक्षम और अधिगम यानी सीखने में असक्षम, अधिगम एक गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन पर चलती है, लेकिन इन बच्चों में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, अक्षम होते हैं, असक्षम होते हैं, असक्त होते हैं। तो अधिगम निर्योग्य बालकों के क्षेत्र का सर्वप्रथम प्रयोग सैमुअल कर्क ने 1962 में किया, जो आज सर्वमान्य एवं सार्वभौमिक हो गया है। कुर्ट गोल्डस्टीन 1927, 1936, 1939 ने इस पे कार्य किया और इनके कार्यों का यदि आकलन किया जाए तो यह ज्ञात होता है कि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय में मस्तिष्कीय क्षतिग्रस्त सैनिकों की अधिगम समस्याओं का जो उल्लेख किया, वे ही आज अधिगम निर्योग्यता के मूलाधार बनते हैं। स्ट्रास के अनुसार अधिगम निर्योग्यता या तो बाह्य कारणों अथवा आंतरिक कारणों से घटित होता है। अधिगम निर्योग्य बालकों से क्या अभिप्राय है? सबसे पहले आपके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि अधिगम निर्योग्य बालकों से क्या अभिप्राय है, उनकी मीनिंग क्या है, उसके अर्थ को समझना जरूरी होता है। तो बच्चों, अधिगम निर्योग्य शब्द का अभिप्राय उन दशाओं से है जो मस्तिष्क में चोट लगने तथा मस्तिष्क का सुचारू रूप से कार्य करने में अक्षम होने से होता है। अधिगम निर्योग्य शब्द के हम अर्थ पे अगर ध्यान देते हैं तो उनकी दशाओं पे ध्यान देते हैं। तो उन दशाओं में जब किसी बालक के मस्तिष्क में चोट लग जाता है और चोट लगने के कारण मस्तिष्क का सुचारू रूप से सही तरीके से गतिशीलता के आधार पे वह कार्य नहीं करता है, वह कार्य करने में असक्षम हो जाता है, तब बालक, जिस बालक को चोट लग गई है, मस्तिष्क की विकार उत्पन्न हो गया है, उस प्रकार के बालकों में ये अक्षमता उत्पन्न होती है, जिससे कि वे बालक किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को समझने में अक्षम होने लगते हैं, बोलने में असमर्थ होते हैं, लिखने में असमर्थ होते हैं, शब्दों को ठीक प्रकार से न दिखाई देने के कारण वो पढ़ने में असमर्थ होते हैं। उन्हें गणितीय
गणितीय संख्याओं में भी गणितीय संख्याओं में भी कठिनाई होने लगती है। ऐसे बालक जो इन दशाओं में से किसी एक अथवा एक से अधिक कारणों से उन्हें अधिगम में कठिनाई का सामना करना पड़ता है या वे पूर्ण रूप से अक्षम हैं, तो उस बालक को अधिगम निर्योग्य बालक कहा जा सकता है। इस संदर्भ में बच्चों कुक्सैक, बाइस और वेलेन ने 1957 में अधिगम निर्योग्यता के इस विशिष्ट क्षेत्र के लिए केवल उन बालकों के अध्ययन की ओर बल दिया जो केवल उन बालकों पर अध्ययन किया जिनकी बुद्धि लब्धि में सामान्य से कम बुद्धि लब्धांक रखते हैं। उनके कथनानुसार न्यून बुद्धि वाला विद्यार्थी यदि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अर्जित करता है तो स्पष्ट है कि उसकी मंदिता का कारण बुद्धि लब्धांक की न्यूनता है। अधिगम निर्योग्य बालकों के संबंध में सैमुअल कर्क महोदय ने कहा कि अधिगम निर्योग्य बालक ऐसे बालक होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं कि ये बच्चे अधिगम निर्योग्य इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें कोई न कोई न्यूनतम मस्तिष्कीय क्षतिग्रस्तता नहीं है, पढ़ने की दक्षता में समस्या नहीं है, अतिक्रियाशीलता नहीं है, बल्कि ये सभी बालक इन सभी गुणों से संयुक्त रूप से ग्रसित हैं। उन्होंने शैक्षिक न्यून बच्चों के संदर्भ में कहा, यदि कोई बालक अधिगम निर्योग्य है तो इसमें शैक्षिक न्यूनता या मंदिता होगी और यह न्यूनता उसके आंतरिक एवं बाह्य दशा के मानकीय परिणाम के कारण नहीं, बल्कि उसमें शैक्षिक दशाओं की न्यूनतम उपलब्धता के कारण भी संभव है। अधिगम निर्योग्य बालकों के अर्थ के पश्चात आता है बच्चा उनकी परिभाषा। अधिगम निर्योग्यता शब्द चयन पर जितना अधिक अध्ययनकर्ताओं को परिश्रम करना पड़ा, उससे कहीं अधिक परिश्रम उन्हें अधिगम निर्योग्यता को परिभाषित करने में पड़ा। अधिगम निर्योग्यता शब्द का चयन करने में जितना अधिक उनको परिश्रम करना पड़ा था बच्चों, उससे कहीं अधिक इनको परिभाषित करने में इनको परिश्रम करना पड़ा। मनोवैज्ञानिकों को अधिगम निर्योग्यता को परिभाषित करने में उससे अधिक परिश्रम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अधिगम निर्योग्यता को परिभाषित करने में मूल्यांकन की समस्या तथा संख्यात्मक मापदंड में विरोधाभासिता प्रक्रिया की समस्या तथा उद्देश्यात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए
कुछ प्रमुख अध्ययनकर्ताओं ने इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अधिगम निर्योग्यता की समुचित परिभाषा देने का प्रयास किया। और ये परिभाषाएं बच्चों आज भी वर्तमान समय में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर सर्वमान्य हैं। हेमिल, लेक, मैकन और लाइसन ने अधिगम निर्योग्यताओं को इस प्रकार परिभाषित किया। अधिगम निर्योग्यता एक ऐसा मूल शब्द है जो एक ऐसे समूह को असमान रूप से श्रवण, वाचन, अध्ययन, लेखन, तर्क, गणितीय जैसी योग्यताओं में सार्थक रूप से कठिनाई का अनुभव करते हैं। ये कठिनाइयाँ किसी भी व्यक्ति की आंतरिक हो सकती हैं, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विकृत क्रिया के फलस्वरूप घटित होती हैं। यद्यपि अधिगम निर्योग्यता असामान्य परिस्थितियों जैसे संवेदी तंत्र की क्षतिग्रस्तता, मानसिक विकलांगता, सामाजिक और सांवेगिक क्रियाओं के व्यवधान या वातावरणीय प्रभाव जैसे सांस्कृतिक विभिन्नता, अनुपयुक्त निर्देशों तथा मनोवैज्ञानिक कारणों के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं, परंतु यह भी आवश्यक शर्त है कि अधिगम निर्योग्यता इन कारणों से प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण नहीं है। इन लोगों का कहना था कि जो भी व्यक्ति जो वाचन जिनकी लेखन प्रक्रिया बाधित हो, जिनका पाठन प्रक्रिया बाधित हो, जिनमें बोलने की समस्या हो, श्रवण की समस्या हो, अध्ययन की समस्या हो, गणितीय समस्या हो, इन सभी योग्यताओं में सार्थक रूप से जिन बालकों को कठिनाई का अनुभव होता है, उन कठिनाइयों का कारण आंतरिक रूप भी हो सकता है, आंतरिक कारण भी हो सकता है, जिसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विकृत क्रिया के फलस्वरूप घटित होता हो। तो यदि अधिगम निर्योग्यता असामान्य परिस्थितियों जैसे संवेदी तंत्र के क्षतिग्रस्तता हो, मानसिक विकलांगता हो, सामाजिक और सांवेगिक क्रियाओं का व्यवधान, ये तो आंतरिक में आ गया। इसका आंतरिक के साथ साथ वातावरणीय प्रभाव भी होते हैं, लेकिन इन वातावरणीय प्रभाव के कारणों के परिणाम स्वरूप हो सकती हैं, परंतु यह कारण आवश्यक नहीं है कि अधिगम निर्योग्यता के प्रत्यक्ष कारण हो। इसके साथ साथ बच्चों मन डेविस, बायर, मेज ने अधिगम निर्योग्यता की परिभाषा के तकनीकी पक्ष को स्पष्ट करते हुए अधिगम निर्योग्य के लिए मूलतः 3 लक्षण बताए थे। पहला, मानसिक योग्यता आंशिक होनी चाहिए, अर्थात बुद्धि लब्धांक उनका IQ लेवल 100 जिसमें विचलन ग्राह्य है। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में स्पष्ट अंतर होना चाहिए। तीसरा आता है कोई अन्य दशाएं जैसे शारीरिक, पारिवारिक एवं वातावरणीय दशाएं प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। ये इनकी थी कि 3 तकनीकी माध्यम से इन तीनों का प्रभाव, अगर ये तीनों रूप से प्रभावित है बच्चा, तो वह अधिगम निर्योग्य है। अधिगम निर्योग्यता की परिभाषा के पश्चात हम आप लोगों को अधिगम निर्योग्य बालक की विशेषता बताते हैं। क्लीमेंट ने 1966 में अधिगम निर्योग्यता से संबंधित 99 विशेषताओं की सूची बनाई थी, किंतु इनमें से 9 विशेषताएं ऐसी मानी गई जो सभी अधिगम निर्योग्यताओं में
सभी अधिगम निरयोग्य बालकों में अवश्य ही पाई जाती हैं। और ये विशेषताएं बच्चों इस प्रकार हैं। जिन बालकों में अति क्रियाशीलता पाई जाती है, जिन बालकों में अति क्रियाशीलता, किसी भी कार्य के लिए वो अति क्रियाशील हो जाते हैं, वे प्रात्यक्षिक गतिक न्यूनता पाई जाती हो, सांवेगिक अस्थिर, जिनका संवेग स्थिर न हो, असंतुलित हो, संवेगों पे नियंत्रण न हो, सामान्य समन्वय का अभाव हो, जिन बालकों में प्रोत्साहन की कमी पाई जाती हो, स्मृति एवं चिंतन व्यवधानित हो। इसके साथ साथ बच्चों विशिष्ट शैक्षिक समस्याएं जैसे गणितीय अध्ययन, लेखन, अक्षर अथवा शब्द ज्ञान का अभाव आदि। अवधान समस्या, ध्यान की समस्याएं, उनके अंदर ध्यान नहीं लगना। तंत्रीय अथवा विद्युतीय तरंगों में समरूपता। डेविस बायरमेज ने अपने शोधों के आधार पर अधिगम निरयोग्यता के लिए कहा कि जिन बालकों की मानसिक योग्यता आंशिक हो, बुद्धि लब्धांक 100 हो, 100 हो, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में स्पष्ट अंतर हो, उनकी शारीरिक पारिवारिक व वातावरणीय, उनकी शारीरिक पारिवारिक व वातावरणीय दशाएं अनुकूल हों। तो हम यहाँ पे संक्षेप रूप में ये कह सकते हैं बच्चों कि जिन बालकों की का मानसिक योग्यता आंशिक होता है, मानसिक रूप से वो आंशिक है, आंशिक बहुत कम उनके अंदर समर्थ है समझने में, कि आईक्यू लेवल कम होता है। प्रात्यक्षिक गतिक न्यूनतम का होना, प्रात्यक्षिक रूप से गतिक उनका बहुत न्यून है। उनके अंदर सांवेगिक अस्थिरता पाई जाती हो। इसके साथ साथ सामान्य समन्वय की कमी हो, तो ऐसे बालकों को अधिगम निरयोग्य बालक कहते हैं। और जिन बालकों में ये विशेषताएं पाई जाती हैं, उन बालकों को अधिगम निरयोग्य की श्रेणी में ले आएंगे। विभिन्न व्यवसाय इस निरयोग्यता के लिए दूसरी विभिन्न शब्दावली प्रयोग में लाते हैं। अलग अलग क्षेत्र में लोग अलग अलग शब्दावली का प्रयोग करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की अधिगम निरयोग्यताओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे पठन निरयोग्यता, लेखन निरयोग्यता, ग्राह्य निरयोग्यता, बोधक भाषा निरयोग्यता एवं अंक गणितीय निरयोग्यता। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह आता है कि पठन निरयोग्यता क्या है। तो वह बालक जिसके पास पढ़ने की बुद्धि क्षमता नहीं होती है, वह बालक जिसके पास पढ़ने की बुद्धि क्षमता है, परंतु वह पर्याप्त निर्देशों के बावजूद नहीं पढ़ता है। जिन बालकों में पढ़ने की बुद्धि क्षमता है, लेकिन वह पर्याप्त निर्देशों एवं सलाहों और उपायों के बावजूद नहीं पढ़ता है, उसे पठन निरयोग्यता के क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। लेखन निरयोग्यता, जिन बालकों के पास लिखने की कार्य क्षमता है, लेकिन वो भी उपयुक्त निर्देशों के बावजूद नहीं लिखते हैं, न लिखना चाहते हैं, ऐसे बालकों को, उस तरह के बालकों को उन्हें लेखन निरयोग्यता की श्रेणी में रखा जाता है। भावबोधक निरयोग्यता, बोलने की एवं भाव व्यक्त करने की क्षमता होते हुए भी
यदि बालक उसका उचित उपयोग करने में असमर्थ है, जिन बालकों में भाव व्यक्त करने की क्षमता भी है और बोलने की भी है, लेकिन इन क्षमताओं के होते हुए भी अगर वह बालक उसका उचित उपयोग नहीं कर पाता है, उचित उपयोग करने में असमर्थ होता है, अपने भावों को नहीं प्रकट कर पाता है, अपने बात विचारधाराओं को नहीं बोल पाता है, तो ऐसे बालकों को भावबोधक भाषा निर्योग्यता के क्षेत्र में वर्गीकृत करते हैं। अंक गणती निर्योग्यता, जिस बालक में संख्याओं की गणना करने की या अंक गणती कुशलता होते हुए भी वह उस क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त करता है, तो उसे अंक गणती निर्योग्यता की श्रेणी में रखा जाता है। इस तरीके से अधिगम निर्योग्यता का वर्गीकरण किया जाता है। अधिगम निर्योग्यता के वर्गीकरण के पश्चात आता है बच्चों अधिगम निर्योग्यता के कारण। अधिगम निर्योग्यता के कारणों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला आंतरिक कारण और दूसरा बाह्य कारण। आंतरिक कारण, सबसे पहले हम आंतरिक कारण के विषय में समझते हैं। आंतरिक कारण में बच्चों अधिगम निर्योग्यता के आंतरिक कारणों में एकमात्र महत्वपूर्ण कारक है आनुवांशिक लक्षण। यह निर्योग्यता वंशानुक्रम पर आधारित होती है, जिसके फलस्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी इसका असर देखने को मिल सकता है। कभी कभी ये परिस्थितियां अधिगम निर्योग्यता का कारण बन जाती हैं। आनुवंशिक कारण सबसे बड़ा प्रमुख कारण होता है आंतरिक कारणों में बच्चों। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, तो अधिगम निर्योग्यता भी वंशानुक्रम पे आधारित है, जिसके फलस्वरूप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसके प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। दूसरा आता है बाह्य कारण। अधिगम निर्योग्यता के बाह्य कारणों में वातावरणीय दशाएं ही अहम भूमिका निभाती हैं। जो बालक के चारों तरफ का पर्यावरण होगा उसी के अनुरूप बच्चे के अंदर योग्यता आएगी। हमने आपको पिछली कक्षा में समझाया था बच्चों कि अगर परिवेशीय स्तर जहाँ पे माता पिता रह रहे हैं वहाँ पे बहुत निम्न स्तर का उनका रहन सहन है, वहाँ का वातावरण बहुत निम्न स्तर का है, बच्चा उसके अंदर योग्यता है, लेकिन वह उस योग्यता अपनी योग्यता को उसी वातावरण के अंतर्गत ही बना लेता है, जिसके कारण उसकी बौद्धिक क्षमता कम हो जाती है। ठीक यही प्रभाव, वातावरणीय प्रभाव अधिगम निर्योग्यता के क्षेत्र में भी होता है। और ये वातावरणीय दशाएं कई प्रकार की हो जाती हैं जो अधिगम निर्योग्यता का कारण बन जाती है। सबसे पहला कारण क्या होता है? सृजनात्मकता का दमन। समाज में उन बालकों में अधिगम निर्योग्यता बच्चों बहुत ही गंभीर रूप में पाई जाती है
जिनकी सृजनात्मक क्षमता, रचनात्मकता का दमन कर दिया जाता है। जैसे बाल्यावस्था में बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, वह माता पिता से बार बार प्रश्न पूछता है, उसके प्रश्न का अगर उत्तर माता पिता ने न दिया, न देकर उसे डांट दिया, झल्ला दिया, गुस्से में मार दिया, तो फिर बच्चा कभी प्रश्न नहीं पूछेगा। उसकी जिज्ञासाओं की शांति हो जाती है, वो फिर प्रश्न नहीं पूछता है, वह डर जाता है और उसकी जिज्ञासा विलुप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जिन बालकों की का सृजनात्मकता का दमन कर दिया जाता है, वे बालक विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं से अपनी सृजनात्मक रूप से सीखने की अपनी जन्मजात प्रवृत्ति का दमन करना सीख लेते हैं। जैसे प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना, अन्वेषण करना एवं प्रयोग करना, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों ये प्राधिकार पर सत्ता द्वारा सीखने को ही प्रामुख्यता देने लगते हैं। ये अपने से कुछ नहीं करते हैं। इस प्रकार से कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनकी रचनात्मकता पर रोक लगाई जाती है, तब वे बालक सत्ता या अधिकार के द्वारा सीखने पर भी अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं। एक बालक तो पहले प्रकार का बालक क्या किया, अपनी जन्मजात इच्छाओं को दमित कर दिया, जो सत्ता के द्वारा उनको सिखाया जाता है, जो डांट के द्वारा, जो प्राधिकार परिणाम स्वरूप जो ये प्राधिकार पर सत्ता द्वारा सीखने को ही प्रामुख्यता देते हैं। जो उनके माता पिता अध्यापक सिखाते हैं वो उसी को सीखते हैं, अपने से कुछ नहीं सीखते हैं। जो दूसरे प्रकार का बालक है वो अगर दमित हो जाती है, उसकी कुछ ऐसे भी बालक होते हैं जिनकी सृजनात्मकता या रचनात्मकता को पे रोक लगा दी जाती है। वे बालक अपनी रचनात्मक शक्तियों का तो दमन करते ही हैं, साथ ही साथ वे सत्ता या अधिकार द्वारा सीखने पर भी अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं, उसको दमित कर देते हैं। तो सृजनात्मकता का दमन बालक के अधिगम निर्योग्यता का बहुत बड़ा कारण बनता है। दूसरा आता है अपर्याप्तता का अनुभव। एक उच्च सृजनात्मक शक्ति वाले बालक में अधिगम निर्योग्यता का एक कारण यह भी होता है कि उसे किसी क्षेत्र में अपर्याप्तता का अनुभव होता है, और यही अपर्याप्तता किसी दूसरे क्षेत्र में अधिगम निर्योग्यता का कारण बन जाती है, जबकि उसे दूसरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का आधारभूत कमी या त्रुटि नहीं होती है। यह निर्योग्यता उसकी भाषागत समस्याओं से परिलक्षित होती है। एक उच्च रचनात्मक बालक है और वो रचना करना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, उसके अंदर अधिगम निर्योग्यता का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जिस बालक में यह क्षमता है उसे उसके क्षेत्र में अपर्याप्तता जो उसको आवश्यक है वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। हर एक चीज़ में अपर्याप्तता का अनुभव उसे होता है, और यही अपर्याप्तता उसको अधिगम निर्योग्यता का कारण बन जाती है। क्योंकि किसी दूसरे क्षेत्र में अधिगम निर्योग्यता का कारण बन जाती हैं, जबकि उसे दूसरे क्षेत्र में वो आधारभूत कमियां त्रुटियां नहीं मिलती हैं, लेकिन वह उस दूसरे क्षेत्र में भी किसी भी प्रकार की आधारभूत कमी या त्रुटि नहीं मिलने पर भी वह सीखने को तैयार नहीं होता है। उसके अंदर अधिगम निर्योग्यता हो जाती है, और यह निर्योग्यता उसकी भाषागत समस्याओं से परिलक्षित होती है।
अधिगम निर्योग्यता के दोनों कारणों को आपने सुना, आंतरिक कारण और बाह्य कारण। अधिगम निर्योग्य बालक जो होते हैं वो जन्म से नहीं होते हैं। कुछ बालकों में जन्मजात दोष पाए जा सकते हैं, वंशानुगत पीढ़ियों के द्वारा पाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ बालकों में क्षमता होते हुए भी वो करना नहीं चाहते हैं। लाख प्रयास के बाद भी वो करना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे बालकों को अधिगम निर्योग्य बालक कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम अधिगम निर्योग्य बालकों की समस्याओं के विषय में चर्चा करेंगे। थैंक यू।